नमस्कार, यूएसएन विशेष के साथ मैं हूं श्याम सिरके। आज हम चर्चा करेंगे दहेज उत्पीड़न कानून तथा घरेलू हिंसा कानून में दिए गए प्रावधानों में किस तरह की त्रुटियां उस संदर्भ में। और हमारे साथ मौजूद है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश वखारिया तथा सदस्य श्रीमती विभा गजभिये। आप दोनों का इस स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी, आप बताइए कि सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, इसका क्या उद्देश्य है? सेव इंडियन फैमिली का फाउंडेशन का ये उद्देश्य है कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द लॉ। जो वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, जैसे कि धारा IPC 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये धारा का जो अभी बहुत बड़े पैमाने पे मिसयूज हो रहा है, इसके अगेंस्ट में हम फाइट कर रहे हैं। क्योंकि देखने में आया है कि यूज के बजाय ये पिछले 10 साल में मिसयूज का रेशियो बहुत बढ़ गया है। 498 धारा में ऐसा था कि to save the woman being harassed by the husband and in by laws, but the situation now there are more and more women using the 498A। ठीक है, और इस वजह से नहीं, फिर राजेश जी हम आपको यहाँ टोकना चाहेंगे। आप ये बताइए कि जो दहेज उत्पीड़न कानून बनाया गया उसके पीछे क्या मकसद था? फिर उसके पीछे मकसद ये था कि अपनी जो भारतीय प्रणाली है, अपनी जो भारतीय जीवन पद्धति है, जो शादी करने की पद्धति है, कई सालों से लड़की वाले अपनी बेटी को विदाई करते टाइम पे बहुत सारे तोहफे गिफ्ट देते थे, जेवरात वगैरह देते थे। पर कुछ अपने ही लोगों ने, लड़के वालों लोगों ने ज्यादा डिमांड करना चालू कर दिया, और ये प्रथा कुछ ही कास्ट और में था, पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर लेकिन ज्यादातर कुछ अगर हम पहले जाए जी तो पहले ऐसा था। और फिर उसमें ऐसे देखने में आया कुछ सालों पहले, जब ये 1983 में कायदे का अमल में आया, उसके पहले बहुत सारे सुसाइड नजर में आए हैं कि अननेसेसरी हैरेसमेंट, हस्बैंड से हैरेसमेंट होने के कारण कुछ लोगों ने आत्महत्या किया है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक फिर कायदा बनाया, दहेज कायदा, जिसको डाउरी एक्ट। मुख्य रूप से वो जो आत्महत्या हो रही थी या किसी महिला के ऊपर दहेज को लेकर जो उत्पीड़न हो रहा था, उसको रोकने के लिए, उसके रोकने के लिए, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए ये कायदे का। चलिए विभा, जब आप पर आते हैं, जैसा 498A की बात की राजेश जी ने, तो 498A में किस तरह के कानून में किस तरह का प्रावधान किया गया है? इसमें ये कर सकती है कि अगर वो किसी के भी नाम लेती है, जैसे हस्बैंड के साइड के कोई रिलेटिव्स है या हस्बैंड है, तो उनको सबको माता पिता है, उनकी बहन आती है, स्पेशली बहन, माता पिता, हस्बैंड, तो इन सब को वो अरेस्ट कर पाए। और इसमें तुरंत सबसे अच्छा प्रावधान तो यह है कि उसमें तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो ये प्रावधान इसमें मुख्य। इन्वेस्टिगेशन का कोई ये नहीं है? इन्वेस्टिगेशन नहीं है उसमें, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत कार्रवाई होती है। 498A में ये एक मुख्य प्रावधान है। उसमें प्रावधान ये तो वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया एक प्रकार से, लेकिन आपका क्या कहना है? मतलब ये जो प्रावधान है ये गलत है? गलत है इन द सेंस, इसमें क्या है ना, वुमेन्स प्रोटेक्शन लॉ है, तो इसमें वुमेन्स भी अरेस्ट हो रही है। जैसे एक सास अरेस्ट होती है, ननंद अरेस्ट होती है, तो ये भी तो वुमेन्स है। तो ये क्या सही में वुमेन्स प्रोटेस्टिंग लॉ है? मेरे ख्याल से तो हाँ, बस और कुछ नहीं। चलिए आप बताइए राजेश जी, जैसा आपने सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन की स्थापना की है, आज भी कहीं न कहीं कहा जाता है कि एक पुरुष प्रधान एक समाज है, ऐसे में ये संस्था बनाने की नौबत क्यों आनी पड़ी आपको? नौबत ऐसे आने पड़ी, जैसे मैं खुद एक भुगत भोगी हूँ इस कायदे का 5 साल से। तो मैं जब भी कोर्ट में जाता हूँ तो मेरे को काफी लोग ऐसे मिलते चले गए, तो चर्चा होते गए, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक में को अपन सहाय किया जाए। क्योंकि इसमें कैसा है कि अपने जो वकील लोग रहते हैं ये भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते थे, तो हमने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के हम हर हफ्ते मिलते हैं, और इसमें सबसे संस्था लाने का उद्देश्य ये था कि आज हमारे पास जो भी परिवार के कानून है वह देश के संविधान के मुताबिक नहीं है, धर्म, लिंग, पद अनुसार अलग अलग है। पति को परिवार उजाड़ने बचाने के लिए, पत्नी शिकायत करने के लिए कानून का प्रावधान नहीं है। पति के पास सिर्फ एक ही कानून का प्रावधान है, RCR सेक्शन 9 कहते हैं उसको, रेस्ट्रिक्शनल कंज्यूमर राइट्स। जबकि पत्नी के लिए करीब करीब 28 कायदे बने हुए हैं। पत्नी के लिए 28 कायदे हैं। हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए और मेरे परिवार के बचाव के लिए, पुरुषों के बचाव के लिए कह रहे हैं, कई पुरुष और पुरुष के संबंधित परिवार के बचाने के लिए एक भी कायदा नहीं है। एक ही कायदा है, अगर पत्नी आती नहीं है और
समाज वालों को भी ले जाके अगर वो आती नहीं है तो कोर्ट का दरवाजा एक ही है कि मैं सिर्फ आरसीआर सेक्शन 9 ही डाल के कोर्ट द्वारा मैं मेरे पत्नी को बुला सकता हूँ, पर उसमें भी काफी त्रुटि है। तो ये संस्था बनाने का उद्देश्य यही है, पुरुष प्रधान देश में 82% टैक्स पेयर है, बिकॉज there is NCW, there is National Commission for Women, but there is no National Commission for Men. Though there is National Animal Welfare Cabinet Rank Ministry, but there is no National Commission for Men. तो हमारा एक ही डिमांड है ये संस्था है। लेकिन राजेश जी एक अलग तरह का आपका आरोप है। आप ये समझ लीजिए कि आज भी जैसा हमने शुरुआत में कहा कि पुरुष प्रधान ये समाज कहा जाता है। ऐसे में आपको तो ये मानना पड़ेगा कि पूर्व में काफी महिलाओं पर अत्याचार और उन पर उत्पीड़न हुआ है, इसीलिए ये कानून का प्रावधान किया गया है। सही बात। अब ये कानून का मिसयूज होना एक सेकंड पार्ट है, बिल्कुल, मगर ये पुरुष प्रधान संस्कृति में कहीं ना कहीं महिलाओं पर अत्याचार हुआ गया है, इसलिए वुमेन कमीशन और इस तरह के कानून बने गए हैं। तो इसमें क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति ये है कि इस कायदे जो बनाए हैं ये काफी अब पुराने हो चुके हैं जी। आज समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आज अब देखने में आया है कि लड़कियां पढ़ लिख के काफी आगे बढ़ रही है जी, ठीक है, हाँ। आगे बढ़ रही है। कायदे अभी कुछ चीजें ऐसी भी हो रही है कि इस पे सबसे खास बात यह है कि ये कायदे में मिसयूज का कोई प्रावधान नहीं है। यदि हस्बैंड कहीं एक्वेटल हो जाता है, पूरे उसके परिवार एक्वेटल हो जाते पूरी प्रक्रिया के करने के बाद, पर पत्नी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है कि केस क्यों झूठा दायर किया करके, ठीक है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इसमें अगर पति निर्दोष भी साबित हो जाता है, हाँ। अगर वो झूठा इल्जाम भी था, हाँ। तो पत्नी के ऊपर कोई किसी तरह का सजा का प्रावधान कोई सजा का प्रावधान नहीं है। जी जी। और जो भी कहते हैं कि वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट है, देयर इज नो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन टू वुमेन्स, सो कॉल्ड माई मदर एंड सिस्टर। तो हम चाहते हैं कि ये कायदे में काफी, चलिए हम उसके ऊपर आ ही रहे, लेकिन विभा जी ने जैसा आपने जो भी बताया था, आप ये कैसे कह सकते हो कि सबको समान अधिकार नहीं मिल रहा? सब वुमन से, आप भी एक वुमन है, तो सबको समान अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? अभी जैसे ही पिछली बार मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में आपको कि जैसे डेफर्ड वाइफ जो ये 498A क्लॉज देती है, तो उसमें पति के बहन को और पति के माँ को, ठीक है, सास और ननंद को, उनको अरेस्ट होता है। मतलब एक वुमन के शिकायत दर्ज करने पे 2 से 3 महिलाएं अरेस्ट हो रही है। तो आप सोचो कि रेशो कहाँ पे बढ़ रहा है। नहीं, उनकी बात तो क्या पुलिस स्टेशन में नहीं सुनी जाती? पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं सुना जाता है। पुलिस स्टेशन में सिर्फ डेफर्ड वाइफ जो दर्ज करती है शिकायत, उसमें उनको सीधा सीधा अरेस्ट किया जाता है। अगर वो वृद्ध माँ बाप है, अगर वो बीमार है, अगर वो 4 पहिए पे अगर कोमा में भी है, तो 4 पहिया उठा के लेके जाते, उनको वैसा अरेस्ट करते। अगर उनकी ननंद प्रेग्नेंट है तो भी लेके जाते, अरेस्ट करते हैं। अगर उनकी ननंद के छोटे बेबी भी है, कुछ भी नहीं। अगर उनका छोटा बेबी भी है, अगर वो फीडिंग मदर बेबी भी है, मदर फीडिंग बेबी भी है, तो भी उसको लेके अरेस्ट होना पड़ता है। उसमें सफर किसको होना पड़ता है? प्रेग्नेंट लेडी को सफर होना पड़ता है। तबीयत खराब हुई, वो कोई रीजन नहीं रहता, कुछ नहीं होता, वहां पे ही उसको सहना पड़ता है। उसके बाद अगर छोटा बेबी है, अगर उसके कुछ हाल भी हो रहे हैं, आप अभी जानते होंगे कि छोटे छोटे बेबी को 1 महीने का रहे, 2 महीने का कोई भी रहे, उसको बाहर नहीं निकालते क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन रहता है। डॉक्टर्स खुद मना करते, फिर भी उसको लेके जाना पड़ता है मदर फीडिंग बेबी को। और उसके बाद अगर वृद्ध माता पिता कोमा में है, आप कहने का ये कहना चाहती है कि